नमस्कार सभी दोस्तों को, सभी विद्यार्थियों को। आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो लेक्चर में आपको समझाएंगे विद्युत रसायन का एक टॉपिक, विद्युत रासायनिक सेल। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम 10 वीडियो पहले बना चुके हैं। ये 11वें नंबर का वीडियो है स्टूडेंट्स, जिसमें हम स्टडी करेंगे विद्युत रासायनिक सेल, जिसको स्टूडेंट्स हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहेंगे इंग्लिश में। स्टूडेंट्स, इसे गैल्वेनी या गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसकी वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने डिस्कवरी की थी, इसलिए इसको हम वोल्टीय सेल भी कहते हैं। और स्टूडेंट्स, इसके गुणधर्म डैनियल सेल के संजात होते हैं, इसलिए इसको हम डैनियल सेल भी कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं। वह उपकरण या युक्ति जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आप इसके बारे में पहली एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो एक एक बात समझते जाइए कि इसमें होता क्या क्या है। इसकी विशेषताएं देखिए बच्चों। इसमें क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। स्टूडेंट्स, इस विद्युत रासायनिक सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है, जिससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। यानी कि रेडॉक्स अभिक्रियाओं के संपन्न होने के कारण विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। स्टूडेंट्स, ये इसकी एक बेसिक बात है। स्टूडेंट्स, इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है, स्वतः होती है। इसमें स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है, स्वतः ऑटोमेटिक रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है। विद्यार्थियों, इसमें 2 अर्ध सेल होते हैं। इसमें 2 अर्ध सेल होते हैं, जिसमें दो इलेक्ट्रोड सरंध्र पात्र छिद्रित, सरंध्र मतलब छिद्रित, सरंध्र पात्र या लवण सेतु द्वारा पृथक होते हैं। लवण सेतु द्वारा पृथक होते हैं, अलग होते हैं। मतलब विद्यार्थियों, इसका हम एक डायग्राम बनाते हैं, जब हमको और बातें यहां से क्लियर होगी। देखिए,
बच्चों इसमें दो अलग अलग हमने पात्र लिए। हम पढ़ रहे हैं गैल्वेनी सेल या वोल्टीय सेल। किसको पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स? गैल्वेनी सेल या वोल्टीय सेल को हम पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स देखिए, आपको इसमें क्या किया गया, एक जिंक धातु, एक धात्विक तार लिया और यह धात्विक तार जिंक धातु का बना होता है और इसे 1mH2SO4 जिंक सल्फेट के विलयन में 1 मोलर 1m जिंक सल्फेट के विलयन में हमने इसको डुबो दी। जिंक सल्फेट विलयन में हमने इसको डुबो दिया। स्टूडेंट्स अब आप देखिए, ये किसकी धातु की छड़ है? जिंक धातु की छड़। मेटल है जिंक रोड की। स्टूडेंट्स ऐसे ही हमने दूसरा पात्र लिया और उस दूसरे पात्र में हमने कॉपर धातु की छड़ को डुबो दिया। ये कॉपर धातु की छड़ है। और विलयन किसका लिया है? 1m कॉपर सल्फेट का विलयन। विद्यार्थियों, इन दोनों को एक संयोजक तार से जोड़ दिया और यहाँ एक एमीटर लगा दिया, और साथ में कुंजी भी लगा दी, और ये इस तरीके से हमने दोनों को, जिंक धातु की छड़ और कॉपर धातु की छड़ को हमने जोड़ दिया। तो स्टूडेंट्स ये एमीटर लगा दिया, ये कुंजी लगा दी, डॉट की लगा दी। स्टूडेंट्स अब हमने इन दोनों के मध्य, दोनों अर्ध सेलों को हमने एक उल्टे यू आकार की नली से जोड़ दिया। एक उल्टे यू आकार की नली से जोड़ दिया। और स्टूडेंट्स इस जो उल्टे यू आकार की नली है, इसमें हमने कुछ अक्रिय विद्युत अपघट्यों को भर दिया, जिनके नाम KCl, KNO3, NH4NO3, Na2SO4, ऐसे हम अक्रिय विद्युत अपघट्य लेते हैं। ये सब क्या है बच्चों? अक्रिय विद्युत अपघट्य। स्टूडेंट्स इस भाग को हमने लवण सेतु का नाम दिया, साल्ट ब्रिज का नाम दिया। विद्यार्थियों, यहां पर हमने इस लवण सेतु के दोनों अंतिम सिरों पर ये रुई के फोहे लगा दिए। रुई लगा दी मीन्स रुई डॉट यहां पर हमने लगा दी, दोनों एंड पर हमने लगा दी। तो स्टूडेंट्स ये पूरी व्यवस्था होती है विद्युत रासायनिक सेल का डायग्राम की। अब क्या होता है इसमें? स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। स्टूडेंट्स ऑटोमेटिक रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, तो इसमें सबसे पहले जिंक धातु ऑक्सीकृत होती है। जिंक धातु ऑक्सीकृत होती है। अब इस ऑक्सीकरण में जिंक की छड़ का भार कम हो जाता है। स्टूडेंट्स ये जिंक धातु ऑक्सीकृत होती है और बनाती है जिंक 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों क्या होता है, जिंक जैसी ऑक्सीकृत हुई तो विलयन में इधर जिंक 2+ की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है। यहाँ विलयन में जिंक 2+ की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है और जिंक धातु की छड़ का भार कम हो जाता है। विद्यार्थियों
और जो इलेक्ट्रॉन इसमें निकलते हैं ये इलेक्ट्रॉन जिंक धातु की छड़ पर पहुंच जाते हैं और जिंक धातु की छड़ पर पहुंचकर इसको ऋणावेशित कर देते हैं और ये जिंक धातु की छड़ यहाँ एनोड का काम करती है और इसकी प्रकृति ऋणावेशित होती है। स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बाह्य परिपथ में, देखिए ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है बाह्य परिपथ में, तो इलेक्ट्रॉन का बाह्य परिपथ में जो प्रवाह होता है जिंक से कॉपर छड़ की ओर होता है, जिंक से कॉपर छड़ की ओर होता है। अब इलेक्ट्रॉन जैसे कॉपर छड़ की तरफ पहुंचते हैं तो विलयन में से कॉपर 2+ आयन, विलयन में से कॉपर 2+ आयन कहाँ पहुंच जाते हैं, कॉपर धातु की छड़ पर पहुंचकर आने वाले इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेते हैं और कॉपर में अपचयित हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके कॉपर में अपचयित हो जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि जो कॉपर की छड़ है इसका भार बढ़ जाता है, कॉपर की छड़ का भार बढ़ जाता है और विलयन में कॉपर 2+ आयनों की सांद्रता कम हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये जो कॉपर की छड़ है ये कैथोड का काम करेगी और यहाँ कैथोड धनात्मक प्रकृति का होगा। स्टूडेंट्स, किस प्रकृति का होगा, धनात्मक प्रकृति का होगा। विद्यार्थियों, यहाँ जो लवण सेतु का जो काम होता है, एक तो आप देख रहे हैं लवण सेतु में जो भी पदार्थ ले रहे हैं, जो भी आप लवण ले रहे हैं, ये एक दूसरे से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करें, कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं दर्शाने चाहिए। दूसरी बात ये कि इस लवण सेतु का जो मुख्य कार्य होता है, इस लवण सेतु का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है, एक तो परिपथ को पूर्ण करना होता है। किसको पूर्ण करना होता है, परिपथ को पूर्ण करना होता है। एक दूसरा है विलयन की विद्युत उदासीनता, विलयन की विद्युत उदासीनता को बनाए रखना होता है। स्टूडेंट्स, देखिए आप, जैसे ही इलेक्ट्रॉन पूर्णतया कॉपर धातु की छड़ पर चले जाएंगे तो यहाँ जिंक +2 की सांद्रता में वृद्धि रहेगी, यानी कि यहाँ धनात्मक भाग ज़्यादा रहेगा और इधर कॉपर 2+ आयन की सांद्रता तो कम हो जाएगी लेकिन सल्फेट आयन की सांद्रता बढ़ जाएगी, तो यहाँ ऋणात्मक भाग ज़्यादा रहेगा। तो ये लवण सेतु अब यहाँ पर अपोजिट आयन यानी कि ऋणायन तो यहाँ जिंक सल्फेट के विलयन में भेजेगा और धनायन है कॉपर सल्फेट के विलयन में प्रवाहित करेगा। इस तरीके से परिपथ की विद्युत उदासीनता को ये बनाए रखता है। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा एक छोटा सा सेल, विद्युत रासायनिक सेल। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में मैं आपको इसके बेसिक पॉइंट बताऊंगा। नोट कर लीजिए इसको स्टूडेंट्स, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में हम इससे रिलेटेड बातें करेंगे। तो देखो बच्चों, इस गैल्वेनी सेल में क्या क्या बातें आई है समझ में अपन को। ये गैल्वेनी सेल, इसमें क्या क्या हुआ स्टूडेंट्स, देखिए जिंक धातु की छड़ जिंक सल्फेट के विलयन में डूबी रहती है। एक बात तो समझ। दूसरी बात बच्चों, कॉपर धातु की छड़ कॉपर सल्फेट के विलयन में
डूबी रहती है। दूसरी बात ये समझ में, दोनों अर्धशेल लवण सेतु द्वारा जुड़े होते हैं। तीसरी बात ये समझ में, बाह्य परिपथ में दोनों इलेक्ट्रोड अमीटर तथा कुंजी से जुड़े होते हैं। एमीटर तथा कुंजी से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन जिंक धातु ऑक्सीकृत होकर विलयन में जिंक 2+ आयनों की संख्या में वृद्धि कर देती है। स्टूडेंट्स, जिंक +2 आयनों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी जिंक धातु ऑक्सीकृत होकर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए, जिंक धातु की छड़ का भार घट जाता है तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित प्लेट बनती है जो एनोड का कार्य करती है। किसका काम करती है बच्चों? एनोड का काम करती है। कॉपर की छड़ पर आने वाले इलेक्ट्रॉन विलयन के कॉपर 2+ आयनों द्वारा ग्रहण कर लेने के कारण कॉपर 2+ आयन कॉपर में अपचयित हो जाता है तथा कॉपर इलेक्ट्रोड पर जमा होने के कारण इसका भार बढ़ जाता है। यह कॉपर की छड़
धनावेशित प्लेट का धनावेशित प्लेट बन जाती है तथा कैथोड के रूप में कार्य करती है, के रूप में कार्य करती है। स्टूडेंट्स देखिए, ये इनकी सभी जो विशेषताएं हैं मैंने एक एक करके लिखी है बच्चों। प्रोसेस क्या क्या हुई है उनको मैंने समझाया है। तो एक बार देखिए बच्चों, जिंक धातु की छड़ जिंक सल्फेट के विलयन में डूबी रहती है। कॉपर धातु की छड़ कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी रहती है। डायग्राम में मैंने आपको बताया। दोनों अर्धशेल लवण सेतु यू आकार की नली द्वारा जुड़े होते हैं। बाह्य परिपथ में दोनों इलेक्ट्रॉन हम किससे जोड़ देते हैं? एमीटर तथा कुंजी से। एमीटर से तो ये पता लग जाएगा कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुंजी कुंजी में डोट लगाकर हम परिपथ को पूर्ण कर देते हैं। जिंक धातु सबसे पहले ऑक्सीकृत होगी और विलयन में जिंक +2 आयनों की संख्या में वृद्धि करेगी और जिंक धातु की छड़ का भार घट जाता है और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित प्लेट बनती है जो किसका काम करती है? एनोड का काम करती है। ऐसे ही बच्चों कॉपर की छड़ पर जो इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं वो विलयन के कॉपर +2 आयनों द्वारा ग्रहण कर लेने के कारण कॉपर प्लस आयन कॉपर में अपचेत हो जाता है तथा कॉपर इलेक्ट्रोड पर जमा होने के कारण इसका भार बढ़ जाता है। कॉपर की छड़ मोटी होती जाती है, बढ़ जाती है। यह कॉपर की छड़ धनावेशित प्लेट बन जाती है तथा कैथोड के रूप में कार्य करती है। स्टूडेंट्स आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए बच्चों आगे देखिए और बेसिक पॉइंट इसके देखिए। नेक्स्ट इसमें देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिंक से कॉपर छड़ की ओर होता है, कॉपर छड़ की ओर होता है। स्टूडेंट्स बाह्य परिपथ में जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो जिंक से कॉपर छड़ की ओर जा रहे हैं। तो बच्चों धारा इसके जस्ट अपोजिट बहती है। तो विद्युत धारा का प्रवाह कॉपर से जिंक छड़ की ओर होता है, जिंक छड़ की ओर होता है। ये बेसिक बात है बच्चों। अब आपने जो लवण सेतु इसमें लगाया है उस लवण सेतु का क्या काम है? लवण सेतु के कार्य, स्टूडेंट्स लवण सेतु का पहला काम है विद्युत परिपथ को पूर्ण करना। विद्युत परिपथ को पूर्ण करना ये इसका सबसे बेसिक फंक्शन है। इसको लगाने से आप यहां सरेंद्र पात्र भी लगा सकते हैं। तो विद्युत परिपथ को पूर्ण करना एक तो ये इसका फंक्शन है। स्टूडेंट्स इसका जो दूसरा फंक्शन है, जो दूसरा काम है इसका, वो है विलयन की विद्युत उदासीनता को बनाए रखना। विलयन की
विद्युत उदासीनता को बनाए रखना, ये भी इसका एक इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है। ये दोनों इसके महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्टूडेंट्स लवण सेतु के कार्य। विद्यार्थियों, इस गैल्वेनिक सेल में मैंने कहा 2 अर्ध सेल होते हैं। एक अर्ध सेल में ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। तो स्टूडेंट्स, इन अभिक्रियाओं को हम 2 भागों में बांट देते हैं। एक है ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया। स्टूडेंट्स, ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया में जिंक धातु की छड़ ऑक्सीकृत हो जाती है और साथ में इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करती है। इससे जिंक धातु की छड़ का भार कम हो जाता है। और दूसरी अभिक्रिया होती है स्टूडेंट्स अपचयन अर्ध सेल अभिक्रिया। अपचयन अर्ध सेल अभिक्रिया, इसमें कॉपर इलेक्ट्रोड में कॉपर 2+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन जो जिंक की छड़ से आए थे उनको ग्रहण करके कॉपर धातु में अपचयित हो जाती है, कॉपर धातु में अपचयित हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक तरीके से इन दोनों को सम्मिलित रूप से हम किस नाम से जानते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ये दोनों रेडॉक्स अभिक्रिया है जो एक सेल में संपन्न हो रही है, एक विद्युत रासायनिक सेल में संपन्न हो रही है। स्टूडेंट्स, इन गैल्वेनी सेल पर बाह्य विभव का क्या प्रभाव पड़ता है? तो अब हम देखते हैं गैल्वेनी सेल पर बाह्य विभव का प्रभाव। बाह्य विभव का प्रभाव बच्चों, इसको हम 3 केस में पढ़ेंगे। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट स्टूडेंट्स, अगर आपका बाह्य विभव ई सेल का जो मान है 1.1 वोल्ट से कम हो, 1.1 वोल्ट से कम हो, 1.10 वोल्ट से कम हो, 1.1 या 0 भी लगा दो, 1.1 ही रहने दो, 1.1 वोल्ट से कम हो तो स्टूडेंट्स जिंक से कॉपर की ओर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, या हाँ ऐसे बोलो, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा स्टूडेंट्स, और कॉपर से जिंक की ओर धारा का प्रवाह होगा, विद्युत धारा का प्रवाह होगा। स्टूडेंट्स, ये केवल आप कॉम्पिटिटिव पर्पज से आप इसको याद रख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप बाह्य विभव आरोपित करते हैं, बाह्य विभव कैसे आरोपित किया जाता है ये मैं अभी आपको समझाऊंगा, केवल कंडीशन आप समझिए पहले। ये केस फर्स्ट है, केस सेकंड सुनिए। जब ई सेल बराबर हो जाए 1.1 वोल्ट के तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन का प्रवाह और विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाएगा, यानी कि I बराबर 0 होगा, किसी भी तरफ धारा प्रवाहित नहीं होगी जब बाह्य विभव कितना हो जाए 1.1 वोल्ट हो जाए। इससे ये पता चलता है कि गैल्वेनी सेल का जो वोल्टेज होता है, विद्युत वाहक बल या सेल विभव होता है वो 1.1 वोल्ट ही होता है। मैं इसको आपको प्रूव करके बताऊंगा कि 1.1 वोल्ट होता है। स्टूडेंट, केस थर्ड में देखिए, यदि ई सेल ग्रेटर देन हो जाए 1.1 वोल्ट से, जो गैल्वेनी सेल का वोल्टेज होता है 1.1 वोल्ट, उससे ज्यादा अगर बाह्य विभव एक्सटर्नल पोटेंशियल बाह्य विभव अगर आप आरोपित कर रहे हैं तो धारा की दिशा बदल जाएगी। पहले इलेक्ट्रॉन का प्रभाव जिंक से कॉपर की तरफ होता था, अब इलेक्ट्रॉन कॉपर से जिंक की तरफ जाएंगे, उल्टा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बदल जाएगा। ठीक है,
और जो धारा की दिशा पहले कॉपर से जिंक थी, अब जिंक से कॉपर की तरफ धारा की दिशा हो जाएगी। और जो पहले जिंक धातु ऑक्सीकृत हो रही थी और जिंक का भार कम हो रहा था, अब उल्टा हो जाएगा कि यहाँ पर जिंक धातु की सतह पर तो जिंक धातु की सतह पर तो जिंक एकत्रित होगा और कॉपर धातु की छड़ घुलने लग जाएगी, यानी कि उसका भार कम हो जाएगा। यहाँ पर उल्टी कंडीशन हो जाएगी, कॉपर धातु का जो भार है वो कम होने लग जाएगा और जिंक धातु का भार यहाँ बढ़ जाएगा। केस नंबर 3 पे आगे बात समझ में बच्चों। तो आप सबसे पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट सभी। ओके, अब देखिए बच्चों, ये जो तीनों केस है इसको मैं 3 डायग्राम से आपको समझा देता हूं। 3 डायग्राम से हम इसको समझा देंगे स्टूडेंट्स आपको। देखिए बच्चों, मैं 3 डायग्राम बना रहा हूं, 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या थी स्टूडेंट्स, केस फर्स्ट क्या था, ई सेल लेस देन है 1.1 वोल्ट से। इसका डायग्राम देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, ये लवण सेतु हमने यहां जोड़ दिए स्टूडेंट्स, ये जिंक धातु की छड़ है, ये कॉपर धातु की छड़ है और ये एमीटर है और धारा का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इधर हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है तो धारा इस तरफ आ जाएगी, अपोजिट साइड। ये जिंक है, ये कॉपर है, ये इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इधर था। अब स्टूडेंट सामने क्या कर दिया, हमने ये बाह्य परिपथ से ये बाह्य विभव यहाँ हमने जोड़ दिया 1.1 वोल्ट। ई सेल का मान 1.1 वोल्ट से कम है, ये माइनस ये प्लस। तो स्टूडेंट्स धारा की दिशा यहाँ किस से किस तरफ है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह तो जिंक से कॉपर है, लेकिन धारा की दिशा क्या है, कॉपर से जिंक है। तो ये पहली कंडीशन हो गया, पहला केस हो गया जब ई सेल यानी कि जब बाह्य विभव 1.1 वोल्ट से कम हो, 1.1 वोल्ट से कम हो। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर इसमें सॉल्यूशन फिल कर देंगे। ये जिंक धातु की छड़ ZnSO4 सॉल्यूशन, ये कॉपर धातु की छड़ है इसे और कॉपर सल्फेट का विलयन है और ये लवण सेतु है। केवल हम कंडीशन को समझ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर बाह्य विभव है, एक्सटर्नल पोटेंशियल है जो किससे कम है, 1.1 वोल्ट से कम है। तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या निकल के आया, क्या परिणाम निकल के आया, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिंक से कॉपर, धारा का प्रवाह कॉपर से जिंक की ओर। तो धारा ऐसे बहेगी तो इसमें एमीटर में डिफ्लेक्शन, यहाँ आप ऐसे देख सकते हैं विचलन, बीच में डॉट भी लगा दीजिए, कुंजी भी लगा दीजिए। क्लियर स्टूडेंट्स। अब दूसरी कंडीशन और बता रहे हैं आपको हम, केस नंबर सेकंड। केस सेकंड है मेरे पास, जब बाह्य विभव 1.1 वोल्ट हो। तो स्टूडेंट्स फिर वापस से डायग्राम देखिए,
अब वोल्टेज कितना है बच्चों, 1.1 वोल्ट है, तो इसमें कोई धारा नहीं बहेगी, I बराबर 0 है। और देखिए कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, परिपथ पूरा है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा स्टूडेंट्स। तो आप क्या रिजल्ट देंगे, परिणाम I बराबर G। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है स्टूडेंट्स, कोई डायरेक्शन नहीं है, तो I बराबर 0। स्टूडेंट्स केस थर्ड की अगर हम बात करें, केस थर्ड, ये केस सेकंड था, अब हम बात कर लेते हैं आपसे केस थर्ड की। जब बाह्य विभव 1.1 वोल्ट से ज्यादा हो, जब बाह्य विभव 1.1 वोल्ट से ज्यादा अधिक, बाह्य विभव 1.1 वोल्ट से ज्यादा है स्टूडेंट्स, तो देखिए डायग्राम क्या होगा, देखिए ये डायग्राम देखिए, अब जो धारा है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, और बाह्य विभव 1.1 से ज्यादा हो गया स्टूडेंट्स। तो अब देखिए पहले धारा कॉपर से जिंक की ओर जा रही थी, अब उल्टा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन तो इधर जाएगा और धारा इस तरफ जाएगी, तो परिणाम क्या होगा, परिणाम क्या निकला, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कहां से कहां तक होगा, कॉपर से जिंक की ओर होगा। तो धारा का प्रवाह, धारा का प्रवाह कहां से कहां तक होगा, जिंक से कॉपर की ओर हो जाएगा। धारा का प्रवाह कहां से कहां तक होगा, जिंक से कॉपर की ओर होगा। तो स्टूडेंट्स रिजल्टेंट हमारा ये निकला कि अब इससे क्या होगा, कॉपर की छड़ घुलने लगेगी, कॉपर की छड़ घुलने लगेगी तथा जिंक, जिंक की छड़ पर जिंक जमा हो जाएगा। मतलब इसका सीधा है कि जिंक की छड़ का भार बढ़ जाएगा और कॉपर की छड़ का भार घट जाएगा। क्लियर सभी बच्चों को, क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट्स ये डायग्राम सभी बच्चे नोट कर लीजिए, ये डायग्राम बना लीजिए, जो केस मैंने आपको समझाए थे वो सभी केस ये है, नोट कर लीजिए सभी बच्चे। क्लियर है, 1.1 वोल्ट से कम होने पर जिंक से कॉपर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह और धारा कॉपर से जिंक की ओर, और जब बाह्य विभव 1.1 वोल्ट हो तो धारा नहीं बहेगी, और 1.1 वोल्ट से ज्यादा विभव होने पर जो धारा की दिशा है वो जिंक से कॉपर छड़ की ओर हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो। ओके स्टूडेंट्स।